आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। केरल में कल सुबह 10 बजे मुनक्किद होगी नई हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब। गवर्नर को 20 वुज़रा की सौंपी गई फहरिस्त। स्वीडन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वालेहाना और रस्मी इस्तकबाल। हिंदुस्तानी नज़ाद शहरियों से वजीर आजम ने की मुलाकात। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम का इनेकाद। सेहतमंद मुआशरे की तामीर है मकसद। मध्य प्रदेश के जिले रतलाम में बड़ा हादसा। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की 2 AC बोगियां जल गई। बड़े पैमाने पर हुआ माली नुकसान। यूक्रेन का मास्को पर हमला। तवील फासले तक वार करने वाले हमलों के जरिए मास्को रीजन को बनाया गया निशाना। ज़ेलेंस्की ने किया दावा। कांगो और युगांडा में इबोला का तेजी से फैलाव। आलमी इदारे सेहत WHO ने हंगामी हालत करार दिया। केरला में नई हुकूमत की तश्कील की तस्वीर तकरीबन वाज़ेह हो गई है। आज UDF लीडर VD सतीशन ने ऐलान किया कि पीर की सुबह 10 बजे नई हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद होगी। इन्होंने बताया कि ये एक अहम मौका होगा क्योंकि तकरीबन 60 साल बाद ऐसा हो रहा है कि UDF का पूरा काबीना एक साथ हलफ उठाएगा। मजमूई तौर पर 21 अरकान, जिनमें खुद VD सतीशन भी शामिल हैं, वजीर और राजदारी का हलफ उठाएंगे। VD सतीशन के मुताबिक रियासती गवर्नर को पहले ही 20 वज़रा की फहरिस्त सौंप दी गई थी, जबकि उनका नाम शामिल करने के बाद ये तादाद 21 हो जाएगी। इन्होंने कहा कि यह फहरिस्त पार्टी हाईकमान की मंजूरी के बाद गवर्नर को पेश की गई है। അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ അർഹതയുള്ള ആളുകളെ പല സോഷ്യൽ ബാലൻസും റീജിയണൽ ബാലൻസും എല്ലാം കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അവരെ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതിലെനിക്ക് വലിയ ദുഃഖമുണ്ട്, വലിയ പ്രയാസമുണ്ട്. വളരെ അടുത്ത സഹപ്രവർത്തകരാണ് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന പലരും, ഇതിൽ പെടാത്ത പലരും. പക്ഷെ പല മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ച് കോൺഗ്രസ് പോലത്തെ ഒരു പാർട്ടി മന്ത്രിമാരെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे नीदरलैंड की तकमील के बाद अब स्वीडन पहुंचे। स्वीडन के शहर गोटेनबर्ग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुरतपाक और रस्मी इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर भारतीय कम्युनिटी के अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिन्होंने वज़ीर आज़म का पुरजोश खैर मकदम किया और उनके हक़ में नारे भी लगाए। कम्युनिटी की जानिब से इस्तकबाल के दौरान खुशी और जोश व खरोश का माहौल देखा गया। हुकाम के मुताबिक यह दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अहम समझा जा रहा है। वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। गोटेनबर्ग में मुनक्किदा इस तकरीब को भारतीय नज़ाद शहरियों के लिए एक यादगार मौका करार दिया जा रहा है, जहां उन्होंने अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से मुलाकात को एजाज़ करार दिया। मरकजी वज़ीर मुमलिकत जॉर्ज कोरेन ने कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले शॉर्ट हज पैकेज का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर आज़मीन हज और उनके अहले खाना की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि हवाई अड्डे पर खुसूसी इंतजाम भी किए गए थे। मरकजी वज़ीर मुमलिकत ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस नए मुख्तसर हज पैकेज का मकसद ऐसे आज़मीन को सहूलत फराहम करना है जो कम मुद्दत में हज की सादत हासिल करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत आज़मीन हज के सफ़र को मज़ीद आसान और महफूज और आरामदा बनाने के लिए मुसलसिल इक़दाम कर रही है। इन्होंने मजीद कहा कि कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनूबी हिंद के अहम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों में शुमार होता है और यहाँ से इस खुसूसी पैकेज के आगाज से केरला समेत मुख्तलिफ रियासतों के आज़मीन को फ़ायदा पहुँचेगा। This is the first time the short Hajj flights are going from India. This is a long demand from the pilgrims for years. The demand was there. This time, Government of India, Hajj Committee of India
decided to send this short flights, and today it is starting. It is for 20 days, and this year 10,000 pilgrims are allowed. In future, AIUDF के सरबराह बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि वो सफ़र हज पर रवाना होने वाले हैं। हज से वापसी के बाद वो रुकने असम्बली के तौर पर हलफ उठाएंगे। इन्होंने कहा कि वो हज के सफ़र से वापसी के बाद अपनी आईनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। और इसी दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से बात करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने वाज़ेह किया कि उनकी जमात इसकी मुखालिफत जारी रखेगी और उनका ये कहना था कि चाहे हुकूमत UCC लाए, हम इसकी ज़रूर मुखालिफत करेंगे। 18 तारीख को असेंबली में होना था। मैंने 18 तारीख का टिकट किया था, लेकिन बाद में अचानक मालूम हुआ हेमंत बिश्व शर्मा साहब ने, CM ने ऐलान कर दिया कि 21 तारीख को होगा। 21 तारीख मेरा हज का लास्ट फ्लाइट है, इसलिए आई हैव टू गो। तो इसलिए मैंने स्पीकर साहब को खत लिख दिया और दूसरे असेंबली के जो भी जिम्मेदार हैं उनको हम खत लिख के जा रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, मेरा हज ड्यू था, 6 महीना पहले से हमने कराया था। बहुत मुश्किल से आजकल मिलता है हज का टिकट, नहीं मिलता है, मिला है तो मैं उस तारीख को चला जाऊंगा और आने जो शपथ ग्रहण है वो स्पीकर से टाइम लेके वो आइंदा असेंबली तक नहीं रुकेंगे। स्पीकर साहब अपने कमरे में मुझे परमिशन दे देंगे, मैं शपथ ले लूंगा। वो तो इलेक्शन से पहले यही होना था। पूरा हिंदुस्तान आज बंगाल में लूट लिया, आसाम में लूट लिया और जहाँ से खूट लिया, वो सब पैसा तो पब्लिक का ही जाना है, आपका हमारा। जो लोग वोट देते हैं ये तो नहीं सोचते, जो इलेक्शन में वोट मांगने आते ये नहीं सोचते कि आप देखो जितना भी ये जिताओ लेकिन खर्चा आपके ऊपर ही आने वाला है। तो हो गया, शुरू हो गया। अभी तो ये शुरू हुआ है 1-2 चीज के ऊपर, अभी देखो और कहां से कहां तक जाता है। असेंबली सेशन में UCC ले किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर जयवीर सिंह ने अजान को लेकर बयान दिया, जिस पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान यासूब अब्बास ने कहा कि हम जिस इलाके में रहते हैं वहां पर सुबह 4 बजे से ही भजन शुरू हो जाता है, मगर हमने कभी एतराज नहीं किया। अगर पाबंदी लगती है तो तमाम मजहबी प्रोग्राम्स पर लगनी चाहिए। मौलाना यासूब अब्बास के मुताबिक माशरे में इत्तेहाद और भाईचारे को बरकरार रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। इन्होंने मजीद कहा कि किसी भी मसले पर बातचीत और बाहमी एहतराम के जरिए ही बेहतर हल निकाला जा सकता है, जबकि इश्तियाल अंगेज बयानात से हालात बिगड़ने का खदशा रहता है। देखिए, खाली अजान नहीं होती है, सुबह भजन भी होता है। और मैं ऐसे इलाके में रहता हूँ जहां मंदिरों के घंटे और मंदिरों के भजन और मंदिरों को लाउड स्पीकर वो आदमी को सोने नहीं देते हैं। मगर आदमी मोहब्बत की निगाह से देखे तो अल्लाह अकबर भी अच्छा लगता है। और मेरे घर के पास बिल्कुल मंदिर है, आवाज आती है, देख तेरे भगवान तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सुबह सुबह भजन होता है। लिहाजा मंत्री जी को चाहिए कि तासुब की निगाह से सिर्फ अजान को न कहें, बल्कि सुबह जितनी इबादतें लाउड स्पीकर पर होती हैं सबको वह बैन लगना चाहिए। नीट यूजी इम्तिहान के सवालिया पर्चे लीक के मामले पर पूर्णिया के रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इससे कबल भी इस मामले की CBI जांच हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अफराद को सजा नहीं मिल सकी। पप्पू यादव के मुताबिक अगर सियासी रहनुमा इम्तिहानी पर्चों के लीक जैसे संगीन मसले को नहीं रोक सकते तो फिर मुल्क के निज़ाम हुकूमत पर सवाल उठता है। इन्होंने इस मामले की शफाफ और सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि तालीमी निज़ाम की साख को बचाने के लिए मौसर इक़दाम जरूरी हैं। हमको तो समझ में नहीं आता, 123 बार पेपर लीक आउट हुआ। UPSC, BPSC, अग्निवीर, बिहार पुलिस, रेलवे भर्ती बोर्ड, GSS, JEE, GLF, 123 बार। अगले बार क्यों नहीं आपने नीट को कैंसिल किया? क्योंकि नेता का बेटा बेटी उसमें एग्जाम दिया था। पदाधिकारी इस बार आपने नीट का क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि इस बार माफियालों का बेटा नेता का बेटा नहीं था। क्यों कानून नहीं? 1 रुपया जोड़ कर्ज क्यों? काहे? 10 साल की सजा क्यों? और 5 बार आपने CBI इंक्वायरी की, किसी को सजा क्यों नहीं हुई? 30 साल का सजा क्यों नहीं? टोटल पैसा जो एग्जामिनेशन का उसको कर्ज क्यों नहीं? 9 एजुकेशन माफिया क्वेश्चन सेट में होता है और इनकी वो कमेटी, और इनकी कमेटी ही उसमें इन्वॉल्व है।
दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की मशहूर टॉय ट्रेन 3 रोजा समर फेस्टिवल के दौरान एक चलते फिरते सकाफती स्टेज में तब्दील हो गई, जहां मौसीकी, अदब और मुकामी फनकारों की सलाहियतों का मुनफरिद इम्तिजाज देखने को मिला। पॉइंट्स ऑफ कम्युनिटी के इश्तराक से मुनक़िद किए गए इस फेस्टिवल में रिदम ऑन व्हील्स के उन्वान से खुसूसी टॉय ट्रेन सफ़र का अहतमाम किया गया, जिसके दौरान मुकामी फ़नकारों ने मौसीकी और फ़न का मुज़ाहरा किया। इसके अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर अदबी तक़रीबात, मुशायरे और वर्कशॉप्स भी मुनक़िद हुए। 3 रोज़ा अदबी मेला मुकामी सलाहियतों के फ़रोग़ देने के मकसद से मुनक़िद किया गया। इनके मुताबिक समर फेस्टिवल हमेशा मुकामी लोगों की पोशीदा तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाने की कोशिश करता है और इस बार उन्हें चलती ट्रेन पर अपनी सलाहियतों के इजहार का मुनफरिद मौका फराहम किया गया। पहले चरण में 3 दिन का लिटरेचर यानी साहित्य फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डीएचआर की तरफ से। समर फेस्टिवल का हमेशा एम होता है डीएचआर का लोकल टैलेंट को बढ़ावा देना, स्थानीय लोगों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उन्हें निखारना। यहाँ के जो स्थानीय निवासी उनको एक चलती ट्रेन के ऊपर मंच दिया गया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम में फिटनेस, साइकिलिंग और समाजी हमआहंगी का खूबसूरत इम्तिजाज देखने को मिला। इस तकरीब का मकसद आवाम में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और जिस्मानी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना था। इस हफ्ते के प्रोग्राम का इनेकाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के इश्तराक से किया गया और तकरीब में बड़ी तादाद में शहरियों, नौजवानों और फिटनेस माहिरीन ने शिरकत की, जिन्होंने लोगों को साइकिलिंग को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तरगीब दी। जीएसटी के एडिशनल डायरेक्टर नरेंद्र यादव ने इस मौके पर कहा कि शहरी मजबूत होंगे तो ही मुल्क मजबूत बनेगा। इन्होंने कहा कि सेहतमंद जिस्म और फ़आल तर्ज ज़िंदगी न सिर्फ फ़र्द बल्कि पूरे माशरे की तरक्की के लिए ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, स्वास्थ्य ही आपके जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। अगर आप स्वस्थ होंगे तो अपना कार्य अच्छे से कर सकेंगे। इसी श्रृंखला में जीएसटी और कस्टम्स के अधिकारी अपने स्वास्थ्य के ध्यान को आगे रखते हुए फिट इंडिया मूवमेंट का तो हम उसे ओबेसिटी हमारा घटा सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं, पोल्यूशन मिटा सकते हैं। तो साइकिल हर किसी को चलाइए, घर पे हो, जिम में हो, आप ऐसे पार्टिसिपेट करिए हर संडे को। जैसे हमारे संडे साइकिल होती है, पूरे भारत में मुहिम चल रही है। फिट इंडिया का मिशन यही है कि हर किसी को फिट रहना है। सीएनजी सारिफिन को दूसरी बार झटका लगा। दिल्ली में आज इसे सीएनजी की कीमत में 1 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों के मुताबिक दिल्ली में सीएनजी अब 80.09 रुपये फी किलो दस्तयाब होगी। दूसरी जानिब नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत बढ़कर 88.70 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। ये इजाफा गुज़िश्ता 2 दिनों में दूसरी बार किया गया है, जिससे सारिफिन पर इजाफी माली बोझ पड़ा। वाज़ेह है कि इससे कबल 15 मई को भी सीएनजी की कीमत में 2 रुपये फी किलो का इजाफा किया गया था। मुसलसल कीमतों में इजाफे के बायस सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियों के मालिकान और आम सारिफिन में तशवीश पाई जा रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने बेगोल नदी पर 150 मीटर तवील सीसी पुल का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये पुल शक्ति फार्म को कोस्ट गोल सनती इलाके से जोड़ता है और इससे मुकामी लोगों और सनती सरगर्मियों को नुमायां सहूलत हासिल होगी। इफ्तिताही तकरीब में काबीनी वजीर सौरभ बहुगुना भी मौजूद थे और हुक्काम के मुताबिक इस पुल की तामीर से इलाके में आमदोरफ्त आसान होगी और सनती तिजारती सरगर्मियों को भी फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत का मकसद बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाकर आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। इस मौके पर वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रियासत में तरक्याती मनसूबों को तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है ताकि आवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच सके। बनने वाले पुल से पुल का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र सिसोना विकासखंड जाने के लिए जो लोगों को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, इसके बन जाने से उनको बहुत मदद मिलेगी, बहुत आसान। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जरूरी हैं, वहां इन मुज़ाकरात में कश्मीरी अवाम को शामिल करना भी नागुज़ीर है। श्रीनगर में एक अवामी रैली के बाद मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकजी हुकूमत को गिरफ्तार नौजवानों को रिहा करना चाहिए और आर पार तिजारत के साथ साथ आमदरफ्त का सिलसिला भी दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी अवाम के जख्मों पर मरहम लगाने का काम सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं।
आज पहली बार पीडीपी कहती है कि जो आरएसएस के सीनियर लीडर ने बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, उसके हवाले से मैंने कहा कि बातचीत करना बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के साथ जरूर बात करें, रास्ते भी खोले, आवाजाही भी हो, मगर उसकी शुरुआत कश्मीर से होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर। झारखंड के जिले पाकुड़ में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनान और लीडरों ने बिहारी चौक के करीब पाकुड़ डुमका मरकजी सड़क पर जमा हुए और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की और इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश करके एहतजाज किया गया। एहतजाज में शामिल रहनुमाओं ने कहा कि महंगाई ने आम शहरियों की जिंदगी अजीर बना दी है और खासतौर पर मुतवस्सित और गरीब तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। उनके मुताबिक पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट को बुरी तरह से मुतासर किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला सदर श्री कुमार सरकार ने मरकजी हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत सिर्फ बड़े सनतकारों और सरमायादारों के मफाद में काम कर रही है, जबकि आम आवाम के मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज का ये कार्यक्रम था, देश में पेट्रोल, डीजल और जैसे रसोई गैस के लिए दाम ज़्यादा बढ़ गया है। इसके बाद परीक्षा, नीट परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, ये सब के खिलाफ में और मोदी सरकार के तानाशाही एक तरफा विचार विमर्श करने के कारण से हम लोगों का हिंदुस्तान के सभी नागरिक बहुत सुविधा से वंचित है। इसी के खिलाफ में देश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से समूचा जिला में आज ये पुतला दहन किया गया नरेंद्र मोदी का, और ये कार्यक्रम, इसका विरोध हम लोग को जता रहे हैं। आसाम में मुंशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने म्यांमार के एक इंतहाई मतलूब स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है, जो सरहद पार मेथएम्फेटामिन और हेरोइन की स्मगलिंग में मुलविस था। सरकारी बयान के मुताबिक ये गिरफ्तारी भारत म्यांमार सरहद पर की गई एक मुनज़्ज़म कार्रवाई के दौरान अमल में आई और इस ऑपरेशन में मुसलसिल निगरानी, खुफिया मालूमात और मुख्तलिफ रियासती एजेंसीज के दरमियान बेहतर राबता कारी शामिल थी। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त थॉनसेंट टोंग उर्फ चेंटोंग के तौर पर हुई है। वो भारत में 2026 के दौरान गिरफ्तार किया जाने वाला म्यांमार का दूसरा बड़ा स्मगलर बताया जा रहा है। तहकीकात के मुताबिक मुलजिम भारत, म्यांमार, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा कॉरिडोर के जरिए मुंशियात की बड़ी खेप मुख्तलिफ रियासतों और बांग्लादेश तक पहुंचाने वाले बैनुल अक़वामी नेटवर्क का अहम रुकन था। मध्य प्रदेश के जिले रतलाम में आज एक बड़ा रेलवे हादसा पेश आया, जहां तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस की एसी बोगी में अचानक से आग भड़क उठी। वाकये के बाद मुंबई दिल्ली के मसरूफ रेलवे रूट पर ट्रैफिक बुरी तरह से मुतासर रही। यह हादसा कोटा डिवीजन के विक्रमगढ़, आलोट और लोनरिचा स्टेशन के दरमियान पेश आया। हुक्काम के मुताबिक ट्रेन के B1 एसी कोच और एक SLR कोच में आग लगी, जो ट्रेन के आखिरी हिस्से में थे। रेलवे हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 68 मुसाफिरों को हिफाजत बाहर निकाल लिया। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। रेलवे के CPRO हर्षित श्रीवास्तव ने यह बताया कि इत्तला मिलते ही रेलवे इंतजामिया ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और तमाम मुसाफिरों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया, जिसके बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तहम हादसे के बाद मुतासिरा मुसाफिरों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। मुतादिद मुसाफिरों का यह कहना है कि उनका कीमती सामान, नकदी, कपड़े और मोबाइल फोन जल गए हैं और उन्हें मुनासिब मदद फराहम नहीं की गई। तमिलनाडु के जिले मदुराई में कोटमपट्टी के करीब एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे के नतीजे में गाड़ी में सवार तमाम 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। आलमी इदारे सेहत WHO ने कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के फैलाव को आलमी सतह पर तशवीश का बाइस करार देते हुए इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दे दिया है। यह फैसला 300 से जायद मुश्तबा केसेज और 88 अमवात की रिपोर्ट सामने आने के बाद किया गया। आलमी इदारे ने वाज़ेह किया है कि यह सूरत हाल कोविड-19 जैसी आलमी वबा नहीं है और ना ही इसके पेश नज़र बैनुल अक़वामी सरहदें बंद करने की ज़रूरत है।
इबोला एक इंतहाई खतरनाक और मुताद्दी वायरस है जो मुतासरा शख्स के जिस्मानी रतूबतों जैसे खून, कै और दीगर सयाल मादों के जरिए फैलता है। यह बीमारी शदीद नायाब और अक्सर जानलेवा साबित होती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक इस वक्त जो फैलाव सामने आया है वो इबोला की बंडीबोगियो किस्म से मुताल्लिक है जो एक निस्बतन नायाब नौ है। इसका अभी तक कोई मखसूस इलाज या वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।